भी बात सक्सेस की हो तो हम सब एक्साइटेड होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आज बात होगी सिर्फ और सिर्फ सक्सेस की, और वो भी आपके सक्सेस की। तो अगर आपके सक्सेस की बात है, और ये बात मैं लगभग आपसे 50 से 55 मिनट करने वाला हूं, तो क्या मैं इस पीरियड में एक्सपेक्ट करूं कि आप अपने अपने मोबाइल फोन्स को बाजू में रख दें, साथ में लेकर न बैठे, और पूरा फोकस करके कंसंट्रेशन के साथ में इस सेमिनार का मजा ले, ताकि आपकी जिंदगी में भी आप जो चाह रहे हैं वो आप इससे पा सके। बाय द वे, आपके हिसाब से सक्सेस की डेफिनेशन क्या हो सकती है? व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? अलग अलग लोग इसको अपने अपने हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन करेंगे। अगर इसकी सबसे आसान टेक्निकल डेफिनेशन अगर देखी जाए तो वो कुछ इस तरह से हो सकती है कि आपने अपने लिए जो भी सपने जिंदगी में देखे हैं उनको हासिल कर लेना, ये काम है। किसी के सपने छोटे हो सकते हैं, किसी के सपने बड़े हो सकते हैं। एक दूसरे से कॉम्पिट नहीं करना है, अपने सपने पूरे हुए हैं या नहीं ये देखना है। अगर हो गए हैं, आपके पास में जॉब टाइटल क्या है, आपकी सैलरी क्या है, इमटेरियल, कि कामयाब वही होगा जिसके कोई सपने होंगे। क्या आपके सपने नहीं है? बिल्कुल है। आप में से ज्यादातर लोग घर लेना चाहते हैं, लोन का रिपेमेंट करना चाहते हैं, गाड़ियां लेना चाहते हैं, वेकेशंस पे जाना चाहते हैं, बच्चों का एजुकेशन, वर्ल्ड टूर, फाइनेंशियल फ्रीडम वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें चाहिए। कभी टोटल करके देखा आपने कि इसके लिए आपको कितना पैसा लगेगा? इसका अगर टोटल किया जाए तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ मिनिमम मिनिमम आपको लगने वाला है। और यही वो फिगर है जो हम में से कुछ लोगों को निराश कर रहा है कि शायद हम इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जो हमारी प्रेजेंट इनकम है उसके। और इस कारण से हमने हमारे सपने देखना ही छोड़ दिया। एक बात का ध्यान रखिए साहब, अगर आप ड्रीम कर सकते हो तो आप उसको अचीव भी कर सकते हो, ये पक्का पक्का है। जो ड्रीम कर सकता है उसने अगर ठान लिया तो वो उसको अचीव कर सकता है। क्योंकि अगर आप अपने सपनों में विश्वास रखते हैं और आपको भरोसा है, आपको हिम्मत है एक्शन लेने की, तो हर चीज पॉसिबल है। तो आइए जानते हैं कि सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं, उसी पे आज चर्चा होगी। लेकिन सपनों पे पहुंचने से पहले हमारे घर के कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट खर्चे हैं, जिसे हम किचन एक्सपेंस कह सकते हैं। वो कितने होते हैं? आपके परिवार के लिए कितने लगते हैं? कितनी जरूरत है आपको हर महीने? कोई 40,000 कह रहा होगा, कोई 50-60 कह रहा होगा, कोई और थोड़ा बढ़कर कह रहा होगा। देखिए, इस पर हर किसी का मत अलग रहेगा, लेकिन जो भी आंकड़े आप कह रहे हो ना, ये आप दिल खोल करके खर्चा करने की बात नहीं, ये कॉम्प्रोमाइज वाले खर्चे की बात कर रहे हैं। और जनरली जनरली अगर आप मिडिल क्लास हो तो आपकी आमदनी से खर्चे ज्यादा है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप कमाई कम करते हो या मेहनत नहीं करते हो या आप अच्छी जगह पे नहीं काम कर रहे हो। इसका एक सबसे बड़ा कारण है महंगाई, जो हर रिकॉर्ड को तोड़ती चले जा रही है, जिसके लिए कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं। तो मैं बात कर रहा था कि आपको हर महीने कितने की आवश्यकता है और महंगाई की। तो ये दोनों के हिसाब से एक चार्ट मेरे नजर से गुजरा है। आज से लगभग 100 साल पहले 1 रुपए में 18 लोगों का परिवार चल जाया करता था। उसके बाद 20 साल बाद 1945 में महंगाई 10 गुना बढ़ गई, और वहां से हर 20 साल में महंगाई 10 गुना बढ़ती चली गई। 2005 साल हमने सबने देखा है, जब एक परिवार को अच्छे से चलाने के लिए 10,000 रुपए लगा करते थे। महंगाई की दर अगर ऐसी ही रही तो 2025 में हमें 1 लाख रुपए की जरूरत रहेगी। तो हमने जाना कि हर महीने हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इससे एग्री न करें कि इतने की जरूरत क्या है। हो सकता है आपको आज जरूरत ना हो, लेकिन यही जरूरत आपको डेफिनेटली आने वाले 1, 2, 3 साल में पड़ने ही वाली है। ओके, तो जब ये जरूरत पड़ जाएगी तब ये कैलकुलेशन को ध्यान में रखिएगा कि हर महीने अगर आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है तो साल में 12 लाख रुपए की जरूरत है, और 12 लाख रुपए एक साल के लगते हैं। और ऐसे अगर आप मेहनत करने वाले इंसान 40 साल तक काम करते हैं तो आपको एक जिंदगी के अंदर में 5 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ घर के खर्चे के लिए चाहिए। आपने सपने देखे 2 करोड़ से ज्यादा के, आपने जरूरत देखी 5 करोड़ से ज्यादा की। ये दोनों के साथ में एक और तीसरी चीज है जिसके लिए पैसे की बहुत जरूरत रहती है, और जनरली हम उसको इग्नोर करते
दोस्तों, जब घर की जरूरतें जैसी थी वैसी ही रहती है और हेल्थ केयर या मेडिकल सर्विसेज की जरूरत बढ़ जाती है। और ऐसे समय में आपके पास में पैसा होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पर क्या हर एक के पास पैसा होता है इस उम्र में? जरूरी नहीं है। देखते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। 65 साल की उम्र आते आते इंडिया के अंदर में 1% लोग जबरदस्त रईस होते हैं, 4% अमीर होते हैं, 5% काम पर जा रहे होते हैं, 54% काम पर नहीं जाते हैं, सरकार या परिवार पर आश्रित होते हैं और 36% लोग मर चुके होते हैं। सवाल यह है कि आप इनमें से कहां रहना चाहोगे? और मुझे पता है हर एक का जवाब होगा ऊपर 1 या 4%। क्या कर रहे हैं आप उसके लिए? सोच के देखिए, जो आप अभी कर रहे हैं क्या उससे आप ऊपर के 1 या 4% में रह पाओगे? अगर नहीं तो क्या आप उस उम्र में भी काम करने जाना पसंद करोगे या परिवार पे आश्रित रहना पसंद करोगे? या आपको डिसाइड करना है। और अगर आपके पास उस वक्त पैसा न हो तो क्या दिक्कतें आ सकती है, इसको भी ध्यान में रखिए। आजकल हर कोई बड़ा स्मार्ट हो गया है, प्रैक्टिकल हो गया है। रिश्ते, संबंध, ये सब की वैल्यूज कम हो गई है और पैसे की वैल्यूज ज्यादा हो गई है। बच्चे हायर एजुकेशन लेकर सिटी से बाहर या कभी कभी तो देश से बाहर ही चले जाते हैं और उनके पास कहां समय होता है कि वो माँ बाप का ख्याल रख सके। ऐसे में अगर आपके पास पैसा है तो आप अपना इंतजाम कहीं ना कहीं कर लो, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं होता है वो इंतजाम कैसे करेंगे? अभी इतनी ठंड चल रही है हर तरफ में, ऐसे ठंड में इनके पास में ढंग से ओढ़ने के कपड़े भी नहीं होते। आपने हर साल सुना है कि इतने 100 लोग ठंड से अकड़कर मर गए। यही लोग होते हैं। मेरा कहना यह है कि एक बार थोड़ा अपने बुढ़ापे के लिए ध्यान दीजिए। कम से कम एक 30,000 रुपए महीने का आपके पास में बजट होना चाहिए, साल का 4 लाख रुपए। और ऐसी 25 साल की उम्र आपको रिटायरमेंट के बाद जीनी है तो 1 आध करोड़ रुपए की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ मेरा सजेशन आपको ये है कि जब तक कि आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 1 करोड़ ना देख लो तब तक रिटायर मत होइएगा, काम करते रहिएगा। ओके, तो अब हमने पता किया कि हमें जरूरत है 5 करोड़ की, हमारे सपने हैं 2 करोड़ के और बुढ़ापा है 1 करोड़ का, जिसका टोटल होता है 8 करोड़। क्या ऑप्शंस हैं आपके पास में या 8 करोड़ कमाने के? अगर इन ऑप्शंस की मैं बात करूं तो डेफिनेटली एक ही ऑप्शन है जो आजकल हर कोई ले रहा है और वो ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है, दैट इज एजुकेशन। हर कोई चाहता है कि मैं एजुकेशन हाईएस्ट लेवल का लूं ताकि मैं 8 करोड़ तक के पहुंच पाऊं। एजुकेशन लेने वालों के पास जो ऑप्शंस आते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, या अपना खुद का बिजनेस करना शुरू करेंगे, जो ऊपर के 3 में नहीं जाएगा वो रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट या इंश्योरेंस या बैंक में चला जाएगा। कुछ टैलेंटेड लोग होते हैं, गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं जो ऑथर बन जाते हैं या सिंगर बन जाते हैं। तो एक एक करके हम इनकी परिस्थिति देख लेते हैं कि ये पहले बिल्कुल सही थे ये सारे ऑप्शन और एजुकेशन वाज द ओनली बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीवन। बट क्या आज भी ऐसा ही है क्या? अगर मैं नौकरी की बात कर रहा हूं आपसे तो आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि नौकरियां अवेलेबल नहीं, ये सिर्फ एक जुमला बन के रह गया है कि नौकरी मिलती है एजुकेशन लेने के बाद। तो ये जो जुमला है नौकरी मिलती है एजुकेशन लेने के बाद, इस पर जरा ध्यान तो दीजिए। अगर ये ना मिले आपको, पूरा एजुकेशन आपने 15-20 साल का कंप्लीट किया या आपके परिवार में जिसने भी कंप्लीट किया और फिर नौकरी ना मिले तो मानसिक दशा कैसी रहेगी उस इंसान की? वैसे कहीं कहीं थोड़ी बहुत नौकरियां मिलती है तो इस तरह से मेले लग रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी 45 साल के सबसे चरम पर है, ऐसे सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। ऐसे में ही लॉकडाउन लग गया था और लॉकडाउन के अंदर में लगभग 13.5 करोड़ नौकरियां गई, ऐसे ही न्यूज़पेपर या ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अब ये 13.5 करोड़ लोग और हर साल जिन्हें नौकरी नहीं मिली ऐसे कई करोड़ लोग, ये सारे मिलके जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कुछ को जॉब मिल रहे हैं, बाकी को नहीं मिल रहे। पिछले 8 साल में
22 करोड़ लोगों ने नौकरी मांगी और 7 लाख लोगों को नौकरी मिली। इसका मतलब यह है कि 22 करोड़ के लगभग लोग बेरोजगार हैं। 22 करोड़, कई देशों की उतनी आबादी नहीं होती है जितने हमारे यहाँ बेरोजगार है। इस पर से हम समझ सकते हैं कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। और जब नौकरियां नहीं मिल पाती है तो लोग बड़ी बड़ी एजुकेशन लेके छोटे छोटे काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कुछ तो इस तरह से स्वीपर के लिए अप्लाई कर देते हैं एमबीए बीटेक करने के बाद, और ऐसे 10-20 लोग नहीं, 17,000 लोग हैं ऐसे। और ऐसी बहुत सारी न्यूज है जो आपको चौंका के रख देगी। जैसे कि ये न्यूज आपके स्क्रीन पर है कि 5वीं पास की क्वालिफिकेशन है और पीएचडी के 3,700 लोगों ने अप्लाई कर दिया सिपाही पद के लिए, पुलिस का सिपाही। ऐसे ही ये क्लास 4 के लिए 1000 पीएचडी, 23,000 एमफिल, 2.5 लाख पोस्ट ग्रेजुएट और बाकी लोगों ने अप्लाई कर डाला है। कहां पहुंच चुके हैं आप, जरा सोच कर तो देखिए। और अगर आप भी हाईएस्ट एजुकेटेड है और जॉब नहीं मिल रहा है, पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो आप भी शायद यही करेंगे जो बाकी के लोग कर रहे हैं। आप करेंगे यहां तक ठीक है, लेकिन क्या ये सही और अच्छी बात है क्या? अच्छा, जिन्हें नौकरी मिल गई क्या वो खुश है? देखते हैं उनकी जिंदगी का लाइफ स्पैन कैसे चलता है। वो एजुकेशन लेते हैं और एजुकेशन लेने के बाद में जॉब ढूंढते हैं। जॉब मिलने के बाद में प्रमोशंस और दूसरा जॉब ज्वाइन करना ताकि उन्हें ज्यादा सैलरी मिले। ज्यादा सैलरी इसलिए चाहिए क्योंकि शादी करनी है। शादी होने के बाद में वो और काम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि पैसे की ज्यादा जरूरत होती है। और सबसे पहला ड्रीम या सबसे पहली उनकी एक तमन्ना होती है, डिजायर होती है, विश होती है कि अपना खुद का एक मकान हो जाए। पैसे होते नहीं है और मकान लेना जरूरी समझते हैं, तो लोन के ऊपर में ईएमआई पर घर ले लेते हैं। अब ईएमआई का जब चक्कर चलना शुरू होता है, इनकम कम पड़ती है, तो बीवी भी काम करना शुरू करती है। जब बीवी काम करना शुरू करती है तो पैसा बढ़ जाता है, लेकिन परिवार बढ़ने पर बीवी काम करना रोक देती है और जो परिवार का मुखिया होता है उसके ऊपर ही पूरा बर्डन आ जाता है। परिवार के बढ़ने से फिर क्या होता है कि गाड़ी लेनी पड़ती है, बच्चों का एजुकेशन, इसके खर्चे, और ये सब के अंदर में एक बंदा जो अभी एजुकेशन लेकर कंप्लीट किया था वो पूरी जिंदगी काम करना शुरू कर देता है। क्या ये अच्छी सिचुएशन है क्या? अब ये सब करते वक्त रिजल्ट पे ध्यान किसी का भी नहीं। रिजल्ट से मेरा मतलब है एक अच्छा बड़ा बंगला, एक अच्छी कार। जैसे कि हर सिटी के अंदर में इस तरह की लोकेलिटी होती है जहां पे बहुत सारे पॉश घर या पॉश बंगले बने होते हैं। आपके सिटी में भी होंगे। जरा मुझे बताइएगा, जरूर आंसर दीजिए इस बात का। ये सब नौकरी करने वाले लोगों के ही बंगले होते होंगे ना? नहीं? श्योर? तो फिर आपको बंगला नहीं चाहिए? चाहिए तो फिर आप नौकरी कर रहे हैं या कुछ और? तो अगर नौकरी कर रहे हैं तो बंगला कैसे मिलेगा? ये सवाल अपने आप से पूछिए। अगर नौकरी करने वालों के बंगले नहीं होते और आपको बंगला चाहिए तो आपका बंगला होगा क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं ना मैं आपसे। फिर आप नौकरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको किसी ने कह दिया है कि नौकरी जो होती है वो सेफ और सिक्योर होती है। रियली? हालात के हिसाब से चेक तो करते हैं, कहीं आप बहुत पुरानी बात तो नहीं कर रहे? देखिए, पहले इकोनॉमी स्टेबल होती थी, सरकारें सपोर्टिव हुआ करती थी, और उस समय के अंदर में चाहे फैक्ट्री बंद हो जाए, चाहे दुकान बंद हो जाए, नौकरों को दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब अगर आप किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और वो बंद हो जाए तो जाहिर किसी भी कारण से, इकोनॉमी के रीजन से, कंपटीशन की वजह से, मल्टीनेशनल की वजह से, लॉ में कुछ चेंजेस आने की वजह से, मंदी की वजह से, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन बंद होती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि नौकरी, ये आइडिया रॉबर्ट कियोसाकी जो कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट है बहुत बड़े, वो कहते हैं कि नौकरियां 100 साल पुरानी आइडिया है। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था,
आज हम इंडस्ट्रियल एज में नहीं जीते हैं, आज हम डेटा एज या इंफॉर्मेशन के एज में जीते हैं, जहां नौकरियों का महत्व नहीं है। ये इंडस्ट्रियल एज की जरूरत थी और उसके साथ ये खत्म हो गई। आज अगर कोई पढ़ लिख कर सेफ जॉब के लिए चक्कर कर रहा है तो वो 100 साल पुरानी आइडिया के पीछे लगा हुआ है। हमारी ये जो आइडिया है कि जॉब्स आर सेफ, ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा गलत मान्यता है, क्योंकि नौकरियों में आपको तब तक रखा जा रहा है जब तक कंपनी को या सरकार को आपके काम की जरूरत, एक बार जरूरत खत्म फिर आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, आपको अलविदा कह दिया जा सकता है। और ऐसा हो रहा है, देख रहे हैं। अग्निवीर 4 साल में घर आ रहे हैं, बाप अभी भी नौकरी पे जा रहा है, बेटा रिटायर हो गया। सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के अंदर में जॉब पे लोगों को लिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी खत्म किया जा रहा है। ये नौकरियों की हकीकत है। और जो ये जान चुके हैं उन्हें पता है कि नौकरियां अब सेफ नहीं बची, और ये जो हमारी फीलिंग है कि नौकरी सेफ होती है, ये टोटली एक्सपीरियंस के लिए किसी सीनियर के पास में जूनियरशिप करते हैं 3 से 5 साल, वो पीरियड में कमाई बहुत ही कम या जीरो होती है। फिर जब ये पीरियड कंप्लीट होने के बाद उन्हें कॉन्फिडेंस आता है कि अब हम खुद से अपना काम कर सकते हैं, तब इनिशियली 15, 20, 25 हजार रुपए की इनकम मंथली शुरू होती है। कंपटीशन सैचुरेशन इतना बढ़ गया है कि जॉब सेटिस्फेक्शन इज रियली रियली वेरी लेस। यहीं पे कुछ लोग जिन्हें पता है कि रियल पैसा बिजनेस में है, वो बिजनेस की तरफ जाते हैं। आप भी जा सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। बिजनेस करने के लिए आपको कैपिटल, रिसोर्सेज, इन्वेंटरी, स्किल, मैन पावर, एक्सपीरियंस, कंपटीशन, रिस्क, लॉस, ये सब लेना पड़ेगा। गुडविल, लोन्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑफिस फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन, ऑफिस इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह, ये सब की आपको जरूरत पड़ने वाली है। इसी के साथ साथ बड़ा प्रीमाइसेस, इन्वेस्टमेंट हाई, कंपटीशन हाई, नॉलेज बहुत ज्यादा चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, स्ट्रेस तो बिल्कुल आएगा, एक्टिव इनकम रहेगी, रिस्क लेना पड़ेगा, बहुत से खर्चे करने पड़ेंगे, मार्केट के फ्लक्चुएशन की वजह से आपको तेजी मंदी मिलेगी, आप 10 से 12 घंटे काम करने के लिए मजबूर रहोगे क्योंकि आपका खुद का बिजनेस है, कभी रिटायर नहीं हो सकोगे और फैमिली के लिए समय कभी नहीं होगा आपके पास। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग नौकरी की तरफ चले जाते हैं, वो उन्हें आसान लगता है। बट मैं आपको बता सकता हूं कि नौकरियां बहुत ज्यादा डेंजरस हो गई है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप अपना बिजनेस अगर लगा रहे हो तो ये वन टाइम बहुत सारे काम करने पड़ेंगे जो आपको नहीं आते हैं, लेकिन उसके बाद में आपको कभी मुड़कर नहीं पड़ेगा। ओके, लेकिन बिजनेस करने वालों के लिए कुछ बातें डिस्टर्बिंग है, जैसे कि कहा जा रहा है कि देश हमारा इकोनॉमिक रिसेशन या मंदी की तरफ जा रहा है या स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहा है, जब बिक्री नहीं हो रही है मार्केट के अंदर में। ऐसे में ही नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन की तरफ से इशारा मिल रहा है कि आने वाले 8 वर्षों के अंदर में मोहल्ले के दुकानदार अपनी दुकानें बंद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि कोई ग्राहक ही नहीं होगी, सब ई कॉमर्स या डिजिटल कॉमर्स से खरीद रहे होंगे। इसका पहले तो मजाक उड़ाया गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन सूरत की इस न्यूज ने सबको कंफर्म कर दिया कि जो ऊपर हमने न्यूज देखी है वो बिल्कुल सही हो सकती है, क्योंकि सूरत इंडिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है और वहां पर 5000 से ज्यादा कपड़ा व्यापारी भाड़े की दुकान खाली करने की संभावना है, क्योंकि उनके पास इतना भी मुनाफा नहीं हो रहा है कि वो सैलरी के देने के बाद किराया दे। तो जो ऑलरेडी सेटल्ड बिजनेसमैन वो बिजनेस से हटना चाहते हैं, और आपने अभी तक के बिजनेस शुरू नहीं किया, क्या आप बिजनेस करना चाहोगे? आपकी मर्जी। वहीं पे ये 3 ऊपर के ऑप्शन में अगर नहीं समझ आया तो वो आगे के ऑप्शंस में जाता है, जिसमें है इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट का हो या कोई और। आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि रियल एस्टेट के अंदर में फ्रॉड्स बहुत बढ़ गए हैं और फोरक्लोजर्स आम सी बात होगी, और इन 2 कारणों से इसकी शाइन चली गई है। फिर सरकार इतने सारे रूल कायदे लगा रही है कि वो एक मामूली इन्वेस्टर के बस का बात नहीं है कि वो उसको सस्टेन कर सके। तो ये ऑप्शन उतना प्यारा नहीं इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली स्टॉक मार्केट कैन बी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट पैराडाइज, लेकिन उनके लिए जो इस खेल के माहिर है, क्योंकि इस
इंडस्ट्री के अंदर में 1% लोग कमाते हैं और 99% लोग पैसा कमाते हैं। आप रात के इतने समय के बावजूद भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट अपने खुद के उतार चढ़ाव की वजह से लोगों को कमाने का मौका देता है, तो वहीं पे बहुत सारे लोगों का लाखों रुपया डूब जाता है। इसके अलावा बड़े बड़े फ्रॉडस्टर्स वहां बैठे हुए हैं जो आपकी गाढ़ी मेहनत की कमाई को ऐसे ही लेकर दौड़ जा रहे हैं, देश छोड़ जा रहे हैं, और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं, कोई उन्हें वापस लाने वाला नहीं। लाखों करोड़ रुपए के लोन लोगों पर है, वो वापस नहीं पाए। तो स्टॉक मार्केट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके लिए एक और ऑप्शन है, वो है इंश्योरेंस या बैंक के अंदर में एडवाइजर। आइए समझते हैं इसकी हकीकत को। यही वो सारी बैंक्स हैं जहां पे आपने और मैंने अपना पैसा रखा हुआ है, यस और नो? यस। तो इन बैंकों के अंदर में आपने अपना पैसा रखा है, क्या आप जानते हैं आपका पैसा सुरक्षित है भी या नहीं? ये सारे लोग जो हैं ये बैंकों को जबरदस्त तरीके से लूट कर, कुछ लोग चूना लगा के बोलते हैं, नहीं मैं कहूंगा लूट कर देश से बाहर चले गए, और वापस लाने वाला कोई नहीं है। और इनके कारण देश की बड़ी बड़ी बैंकों की 3,400 ब्रांचेस पे ताला लगा है पिछले 5 साल, जिनमें से अकेले एसबीआई की 2,500 से ज्यादा ब्रांचेस है। और इसका मुख्य कारण है कि 14 लाख से ज्यादा एनपीए है, 14 लाख करोड़ से ज्यादा एनपीए यानी डूबिंग, जहां से वापस नहीं आना है। तो ऐसे में जब बैंक खुद तकलीफ में है, क्या हमने को तकलीफ वाली जगह पे ले जाकर रखना है? इसी तरीके से जैसे बैंक तकलीफ में है, इंश्योरेंस कंपनी अपने ऑफिस बंद करने के लिए मजबूर हो गई है। 1500 ऑफिस बंद हुए हैं पिछले 2 साल के अंदर। क्या कारण है? कुछ भी नहीं, बिजनेस नहीं है उतना जितना खर्चा हो रहा है उस ब्रांच से। तो इस कारण से आपको और मुझे समझना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं और कहाँ जाना चाह रहे हैं। एक और ऑप्शन हमने डिस्कस किया था लास्टली, जिन्हें टैलेंटेड लोग हैं, गॉड गिफ्ट है, वो ऑथर या सिंगर बन सकते हैं। अगर आपके पास ये टैलेंट है तो आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। पर मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, पिछले 100 साल के अंदर में उंगलियों पर गिने जा सकते हैं इतने अच्छे सिंगर्स हुए जिन्होंने रियली पैसा कमाया। बाकी के सब लोग तो यही अपना शौक पूरा कर रहे हैं, इंक्लूडिंग यू एंड मी। ओके, तो ये रहा साहब आपके घर के अंदर में जहां से आज इनकम आ रही है उसके बारे में कुछ। अब अगर आप माने मेरी बात को तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी नौकरी, आपका बिजनेस या आपका प्रोफेशन खतरे में है साहब। इसके कई कारण हैं, उनमें से कुछ कारण मैं आपके सामने रखा हूं। सबसे पहले सैचुरेशन आ गया है हर जगह, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कंपनीज, हर जगह पे सैचुरेशन है और लोगों को काम से निकाला जा रहा है। दूसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हम बातें तो बहुत सारी करते हैं लेकिन इन बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करते, जो कि परेशान हाल इधर से उधर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं कि उन्हें कोई एक छोटी सी 5-10 हजार की ही नौकरी मिल जाए तो कुछ काम करके सीखेंगे। ये परिस्थिति के साथ साथ अगली बात है प्राइवेटाइजेशन। जहां सरकार में 10 लोग काम करते थे, प्राइवेट ओनर 2 लोगों से काम चला रहा है, यानी 8 लोगों को घर जाने का रास्ता दिखाया गया है अलग अलग कारण देके। और ऑटोमेशन, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब यही होता है सर कि आज से 100 साल पहले खेती के अंदर में लोग काम करते थे, अब वहां मशीनें काम कर रही है। जहां रास्तों पर मजदूर काम करते थे वहां पे भी मशीनें काम कर रही है। जहां फैक्ट्री के अंदर में इंसान काम किया करते थे वहां भी मशीनें पहुंच चुकी है। और जहां बीपीओ के अंदर में इंसान बात किया करते थे, आज मशीनें लोगों से बात करना सीख चुकी है और जो लैंग्वेज में बोले उस लैंग्वेज में फ्लुएंसी के साथ वो मशीनें बात कर रही है। तो जब ऐसा है तो इन ह्यूमंस को जो बीपीओ या कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं उन्हें जॉब पे कोई क्यों रखेगा? एक बार में मशीन खरीद लिया, हो गया काम। दिस इज ऑटोमेशन। अगला ऑटोमेशन जो आने जा रहा है दोस्तों, वो ऑटोमेशन आ रहा है
ऑटोमेटिक कार, जिसकी वजह से ओला उबर जैसी कंपनियों के 20 लाख 25 लाख या 50 लाख तक के ड्राइवर घर में बिठा दिए जाएंगे, क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं रहेगी। विदाउट ड्राइवर कार जब ड्राइव कर रही है विदाउट एनी एक्सीडेंट, बहुत 5 लाख किलोमीटर तक की टेस्टिंग हो गई है कई कारों की, 5-5 लाख। इसके अलावा एक और नया प्रोफेशन पिछले कुछ सालों में इंडिया में आया, वो है डिलीवरी बॉयज। ये जो डिलीवरी बॉयज काम कर रहे हैं अलग अलग कंपनियों के लिए, क्या आप जानते हैं कि एक ड्रोन आ जाने से ये सब के सब बेरोजगार होने वाले हैं? और ये बहुत दूर की बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। जहां 2009 में एक हेलीकॉप्टर के पायलट का जॉब था, एक वीडियोग्राफर का जॉब था, ये दोनों का जॉब इस अकेले ड्रोन ने खा गया। मेडिकल फील्ड की अगर बात करें तो सर्जन सर्जरी किया करते थे, आजकल हम प्रीफर करते हैं, पेशेंट्स प्रीफर करते हैं कि सर्जरी मशीन से हो, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है इंसानों के कंपैरिजन। सिर्फ डॉक्टरों की बात नहीं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स या और दूसरे प्रोफेशन वालों की बात करूं तो हर प्रोफेशन के अंदर में मशीनों का इस्तेमाल इतना बढ़ रहा है कि इंसानों की जरूरत कम से कम होती जा रही है। फ्री में काम करने वाले ऐसे ऐसे ऐप अवेलेबल है कि अगर एक ऐप आपको सही सेट हो गया तो वो एक सिंगल ऐप ही आपको लाखों करोड़ रुपए कमा कर दे सकता है। तो इसी का मतलब यह है कि इंसानों को कंपटीशन मशीनों से करना पड़ रहा है। हमारे जमाने में इंसान इंसान से कंपटीशन करता था, आज इंसान इंसान से तो कॉम्पीट कर ही रहा है, साथ में मशीनों से भी कॉम्पीट कर रहा है। बताइए जीतेगा कौन? इस सवाल का जवाब देने पे कोई इनामत नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि मशीनें जीत रही है और मशीनें धीरे धीरे करके हर काम पर से इंसानों को बाहर का रास्ता दिखा रही। आपसे एक सवाल, आप आज जो भी करते हैं या अगर स्टूडेंट है तो जो करने का इरादा कर रखा है, इन सब चीजों को देखने के बाद क्या लगता है आपके माइंड में? क्या आप सही सोच रहे थे? क्या आपकी नौकरी और आपका प्रोफेशन सुरक्षित है? अगर ऐसा नहीं लगता है तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। हर कोई रोजगार के विकल्प ढूंढ रहा है, पर किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। कई समस्याएं हैं, सवाल है, शंकाएं हैं जिनका समाधान नहीं मिल रहा है। ऐसे में ही किसी ने आज की लिंक आपको पूछी, तो आइए चेक करते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं क्या रियली वो आपके लिए सही है क्या? क्योंकि ये सारे काम करने वालों के पास ये 5 चीजें नहीं होती है। सफिशिएंट इनकम, अपने परिवार के लिए समय, जल्दी रिटायरमेंट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पैसिव इनकम। सोच के देखिए आपके पास है क्या? सफिशिएंट इनकम की बात कर लेते हैं। सफिशिएंट इनकम पे इकोनॉमिक्स टाइम्स कह रहा है कि 90% भारत की जनता 12,000 या उससे कम कमा रही है। उनमें से 50% लोग सिर्फ 5,000 कमा रहे हैं। 5,000 कहां है आप? एक पर्सनल सवाल आपसे, जवाब आप वहीं के वहीं दीजिए, माइक पे देने की जरूरत नहीं। क्या आपको लगता है कि आपकी इनकम और आपकी वेल्थ या प्रॉपर्टी से आप संतुष्ट हैं? नहीं ना। तो जो लोग संतुष्ट नहीं है दोस्तों, जो निराश है, फाइनली वो खुदकुशी कर रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा नाखुश लोग हैं, जिनमें से 9,000 से ज्यादा बेरोजगारी से तंग आकर और दिवालिया होकर या बैंकरप्ट होकर 16,000 ने खुदकुशी की पिछले सिर्फ और सिर्फ 2 साल में, 2018 से 20 के बीच। और ये राज्यसभा में दिए गए, संसद में दिए गए आंकड़े। फाइनेंशियल सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब ये होता है कि किसी कारण से अगर आप काम पे ना जा पाओ और तब भी आपकी इनकम चलती रहती है तो आपके पास में फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। ये सवाल
सवाल आप अपने आप से पूछिए कि आपके परिवार के पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है क्या? कोरोना से पहले इसकी कभी हमको जरूरत महसूस नहीं, क्योंकि हम ये समझ के चल रहे थे कि हम हमेशा काम पे जा पाएंगे। तो कुछ महीनों का पीरियड ऐसा आया जब कोई काम पर नहीं जा पाया, और जिसके पास सेविंग्स थी वो पूरी सेविंग्स खत्म हो गई। जो जो रिसोर्सेस थे वो सारे सूख गए। तो उनमें से ज्यादातर लोग जो कभी बैंक में एग्जीक्यूटिव की जॉब कर रहे थे, वो मास्क बेचकर घर चला रहे हैं। मजबूरी हो गई थी, आप याद करिए, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। ये महाशय इंग्लिश पढ़ा रहे थे पिछले 30 साल से एक स्कूल में। स्कूल बंद, इनकी नौकरी गई और इंटेड होने के लिए मजबूर हो गए। आप अपने बारे में सोचिए, क्या आप पिछले कई सालों से वेकेशन पे सिर्फ इसीलिए नहीं गए ना कि आपके पास सफिशिएंट इनकम नहीं है? आपको बीमार होने से डर लगता है, और तो और आप एक्सीडेंट और इमरजेंसी से ही बचना चाहते हैं। क्या ख्याल है? और अगर ये सारी बातें सही है तो मेरा सवाल है आपसे, क्या आपके परिवार के पास सही मानों में फाइनेंशियल सिक्योरिटी है? और अगर नहीं है, और जो कर रहे हो वही करते रहोगे, जो मिल रहा है वही मिलता रहेगा। अगर चाहते हो कुछ अलग तो करना पड़ेगा कुछ अलग। यहाँ एक सवाल अपने आप से पूछिए, अभी आप जो कर रहे हैं ये जिंदगी में कभी तो भी आपको टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम दे सकेगा? पीस ऑफ माइंड मिलेगा क्या? अगर आपका जवाब यस आ रहा है तो आपको आगे का प्रेजेंटेशन देखने की बिल्कुल जरूरत है। और अगर नो आ रहा है तो ये प्रेजेंटेशन का, अब यहाँ से हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, एक एक सेकंड आप मिस ना करें, वो आपके लिए बेटर है। सबसे पहला सवाल, 2 साल पहले आपके घर की परिस्थिति कैसी थी? वहां से आज तक 2 साल में परिस्थिति बेहतर हो गई, वैसी ही है या खराब? अगर वैसी ही है या खराब हो गई तो आपको नहीं लगता कि आप जगह पर ही कदम ताल कर रहे हैं या ट्रेडमिल पे चल रहे हैं? चल तो रहे ऐसा आपको आभास हो रहा है, लेकिन आगे बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। मेहनत तो बहुत हो रही, पसीना तो बहुत आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस कुछ भी नहीं कटा है। तो जैसे पिछले 2 साल में कुछ नहीं भी बदला है और कुछ नहीं बेहतर हुआ है, क्या ऐसे ही आने वाले 2 साल में होने वाला है क्या? सोच कर देखिए। और समय की मांग है कि बदलाव चाहिए, उस पर ध्यान। देखिए, जिन लोगों ने बदलाव पे ध्यान नहीं दिया, जैसे कि HMD वॉचेस, एम्बेसडर कार, नोकिया और कोडैक खत्म हो गए। मर्फी का रेडियो, STD PCO, राजदूत की मोटरसाइकिल, डायनोरा का टीवी, सब बंद हो गए। कारण जानते हैं? मार्केट में जो होने वाले चेंजेस थे, इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, और अडॉप्ट नहीं करने के कारण ये कहीं के नहीं बचे। मैं आपको रिक्वेस्ट भी करता हूं और सजेशन भी दे रहा हूं कि जो जो आपके आसपास हो रहा है, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करिए, उन्हें आपने बड़े आसानी से एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आपके करियर का जहां सवाल है, आप वही किसी बेटे 100 साल पुराने तरीके पे चलना चाहते हैं। जैसे कि ट्रेन को आपने एक्सेप्ट किया, इस तरह की ट्रेन थी, मेट्रो आपने एक्सेप्ट किया, बुलेट ट्रेन आने जा रही है, आप एक्सेप्ट करेंगे। सवारी के लिए इस तरह की कुछ होती थी सवारियां, आज लग्जूरियस स्लीपर कोच में आप ट्रैवल कर रहे हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चलता, ऐसा ट्रैवल हो रहा है। बैंक्स इस तरह की बिल्डिंग्स में हुआ करते थे, ATM आ गए, नेट बैंकिंग आई, मोबाइल बैंकिंग आई, और अब आप वैलेट से बैंकिंग कर रहे हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन बदल गया है, यहाँ तक कि झुग्गी झोपड़ियों की जगह बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतों ने ले लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स बदल गया है, छोटे छोटे टीवी थे अब बड़े बड़े हो गए हैं। पहले कंप्यूटर बड़े बड़े हुआ करते थे, अब छोटे छोटे हो गए हैं। हर चीज बदल रही है, हर चीज नए की तरफ जा रही है। टेलीफोन बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, पिछले 100 साल के अंदर में ये कई मर्तबा बदला है, और जब भी बदला है बेहतर हुआ है। आज हम इस तरह के फोन्स यूज कर रहे हैं, और डेफिनेटली आने वाले दिनों में कुछ फोन्स इस तरह से हो जाएंगे। गाड़ियों की अगर बात करूं तो ये गाड़ियां लग्जरी मानी जाती थी, लेकिन आज के दौर में उन गाड़ियों से की जगह इन गाड़ियों ने ले ली है। तो इस तरह से हर चीज में बदलाव आ रहा है, जिसको हम महसूस तो कर रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे।
और इसी कारण से हमें मिडिल क्लास कहा जाता है, इसी कारण से हम में से कुछ लोगों को गरीब कहा जाता होगा, क्योंकि जो विजनरी होते हैं वो इमीडिएटली अपने आप को समय के हिसाब से ढालना शुरू कर देते हैं। कुछ बड़े लोगों की एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ये बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस ने कैसे अपने आप को एक्सपांड किया। विल्स तंबाकू बेचा करता था, कपड़े बेच रहा है। विप्रो तेल बेचा करता था, साबुन बेचा करता था, कंप्यूटर्स बेच रहा है। वी-गार्ड इलेक्ट्रिकल से एम्यूजमेंट पार्क पर शिफ्ट हो गया। निरमा डिटर्जेंट से सीमेंट्स पे चले गए हैं। रिलायंस पहले सिर्फ तेल बेचा करते थे, अब हर चीज बेच रहे हैं। पागल है क्या ये लोग? अपना जमा जमाया बिजनेस छोड़कर दूसरे बिजनेस शुरू कर रहे हैं। हमको देखो, हम जो नौकरी में पड़ गए, चाहे 10,000, 15,000, 20,000 की मिल रही है, हम वहीं पड़े रह गए, हमने दूसरा कुछ भी नहीं सोचा। यस और नो? मैं समझ रहा हूं आप